हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप हेयर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन के चैप्टर 1 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इस चैप्टर के पोएट हैं जॉन डन। साथियों, जैसा कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो जॉन डन हैं एक प्रकार के मेटाफिजिकल पोएट हैं, यानी कि आध्यात्मिक कवि हैं, जिनका जन्म जो है वह 1572 1572 में और इनकी जो मृत्यु है वह 1631 में हुई है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में विशेष रूप से जानकारी लेंगे, इनके परिचय को पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम इस चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पैराग्राफ वाइज सभी के हिंदी को समझते हुए अच्छी तरीके से इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पोएट्री सेक्शन है, चैप्टर 1 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके पोएट हैं जॉन डन। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे केवल आप सुधार कर लीजिएगा कि 5072 टू 6031 लिख लीजिएगा, ठीक है। 5072 टू 6031। चलिए, लिखा है कि जॉन डन 5072 टू 6031 द पियोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, मतलब आध्यात्मिक, was born in London into a prosperous यानी कि समृद्ध रईस अमीर रोमन कैथोलिक फैमिली ऑफ अ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स का मतलब व्यापारी, और कैथोलिक फैमिली यानी कि कैथोलिक एक प्रकार का धर्म है। एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, यानी कि साथियों कि मेटाफिजिकल का मतलब जैसे कि आप लोग जाने कि आध्यात्मिक, यानी आध्यात्मिक श्रेणी के एक नए तरह के गेय यानी कि गीतात्मक और व्यंग्यात्मक पद्य के प्रणेता, यानी कि जो भी मेटाफिजिकल पोएट हैं हमारे जॉन डन साहब, वह जितना भी अपना पोयम लिखे हैं वह गीतात्मक यानी गीत के रूप में लिखे हैं, और व्यंग्यात्मक यानी किसी के बुराई के बारे में लिखे हैं, किसी चीज़ की व्यंग्य किए हैं। जॉन डन, जिनका जन्म 1572 और मृत्यु 1631 में हुई है, लंदन में व्यापारियों के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में एक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब इंग्लैंड कट्टर कैथोलिक विरोधी था। अर्थात जो हमारे मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन हैं, इनका जन्म जो है वह 1572 ईस्वी में हुआ है, और लंदन में व्यापारियों में इनके पिताजी एक बहुत बड़े ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे, और एक समृद्ध काफ़ी रईस थे, अमीर थे। एक रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। साथियों, दुर्भाग्यवश जब इनका जन्म हुआ था तो इंग्लैंड के जो लोग थे ना, वह कैथोलिक से यानी कैथोलिक धर्म के कट्टर विरोधी थे, यानी कि उसको पसंद किया नहीं करते थे। फिर लिखा है डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजियन। सोचिए साथियों कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन लेना इतना मुश्किल है, और कोई एडमिशन ले भी ले उसके बाद बिना डिग्री के उसको वहाँ से भगा देना कितनी बुरी बात होती होगी। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, अर्थात कैथोलिक धर्म के कारण डॉन को बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कैथोलिक धर्म के थे, लंदन यानी इंग्लैंड में उस वक्त कैथोलिक धर्म के खिलाफ लोग रह रहे थे, यानी कि लोग कैथोलिक धर्म को पसंद नहीं कर रहे थे, जिसके कारण से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें बिना डिग्री के ही बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून का अध्ययन किया, एंड रीड थियोलॉजी, और धर्मशास्त्र भी पढ़ा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जब जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, वो भी बिना डिग्री के, उनके धर्म के कारण, एंटी कैथोलिक होने के कारण, तो वह आगे चल कर के किसकी पढ़ाई करते हैं? तो लॉ एंड थियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, कानून का अध्ययन करते हैं और धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं। फिर अगला पैराग्राफ है ही ऑल्सो participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patroness। यानी कि उन्होंने 2 नौसेना अभियानों में भी भाग लिया और एक शक्तिशाली रईस के सचिव बन गए। 2 नौसेना अभियानों में भी जॉन डन ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। उसके बाद वहाँ से एक शक्तिशाली रईस, यानी कि बड़े बड़े जो नेता नहीं होते हैं राजनीति में विशेषज्ञ, जो काफ़ी रईस होते हैं, उनमें से एक या सचिव बन जाते हैं। वे नौकरी जो उन्होंने खो दी
जब उन्हें अपनी संरक्षक के भतीजे से शादी करने के लिए संक्षिप्त रूप से जेल भेजा गया था। यानी कि जिस रईस इंसान के यहाँ, जिसके यहाँ यह सचिव के पद पर काम किया करते थे, उन्हीं की भतीजी से, उन्हीं के नेफ्यू से इन्होंने क्या कर लिया जी, सीक्रेटली शादी कर लिया, विवाह कर लिया, जिसके बाद से इनको क्या भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया, यानी जेल में ले जाकर के बंद कर दिया गया। इन 1615 एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में जब जॉन डन 42 वर्ष की उम्र में थे, डॉन एक्सेप्टेड ordination in the Anglican Church and soon become one of the greatest preacher on his time। यानी कि 1615 ईस्वी की बात है कि जब जॉन डन 42 वर्ष की उम्र में थे, तो डॉन ने एंग्लिकन चर्च में समन्वय स्वीकार कर लिया और जल्द ही अपने समय के महान प्रचारकों में से एक बन गए। यानी कि जब जॉन डन की उम्र 42 वर्ष थी, तो उन्होंने एंग्लिकन चर्च में जाकर के पादरी का पद संभाला, यानी कि पादरी जो भी होते हैं, फादर्स होते हैं, वह बन गए और अपने समय के इतने अच्छे अच्छे वो भाषण दिया करते थे, इतनी अच्छी तरीके से लोगों को समझाया करते थे कि उस समय वह महान प्रचारकों में से एक बन गए थे। इन लव लिरिसिज्म, डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेट्रिशियन ट्रेडिशन, इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्यूल टोन। प्रेम, गीतकारिता, यानी कि यह प्रेम भाव से व्यंग्य भी किया करते थे और गीत के माध्यम से यह कविताएं लिखा करते थे। मिडन ने पेत्रचन परंपरा के साथ साथ एक बौद्धिक और बोलचाल के लहजे की शुरुआत की और पूरी तरह से छा गए। यानी कि प्रेम से, एकदम गीत के माध्यम से इन्होंने पेत्रचन परंपरा की शुरुआत की और उसके साथ साथ बौद्धिक, यानी कि कहाँ पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से अपनी बोलचाल की लहजे रखने हैं, उसकी इन्होंने शुरुआत की और इसी तरह यह पूरे देश में क्या हो गए जी, छा गए। हिज लव पोएम्स यूज दी लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टेजिंग। यानी कि उनकी प्रेम कविताओं में विज्ञान और भूगोल की नवीनतम खोजों का उपयोग किसी बिंदु पर जोर देने के लिए किया जाता है और मौखिक और बौद्धिक छेड़छाड़ के साथ जुनून को वह क्या करती है, जोड़ती है। सोचिए, जिस जॉन डन को कभी जेल में भेज दिया गया हो, जिस जॉन डन को कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के बाहर निकाल दिया गया हो, वह आगे चल कर के लॉ और थियोलॉजी, यानी कि धर्मशास्त्र, और लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई करके पादरी का पद संभालते हुए कितने आगे तक चले जाते हैं, जिनको पूरे देश के लोग अब पसंद किया करते हैं। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। डॉन जो है ना, जॉन डॉन, उनका सॉन्ग एंड सोनेट काफ़ी प्रसिद्ध है। सेटायर्स एंड द एलिजीज आर सेरेमोन्स। यह पूछा गया प्रश्न में, सॉन्ग एंड सोनेट्स के राइटर्स कौन हैं, तो जॉन डन है। लिखा जा रहा है कि अपने गीतों और गाथाओं में व्यंग्य, शोक गीत और उपदेशों के लिए अच्छी तरीके से कौन जाने जाते हैं, जॉन डन जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्श मेटर्स, स्ट्रैंड एंड whimsical images characterize all his poetic creation। यानी कि वास्तविक काव्यात्मक भावनाएं, यानी काव्य के रूप में अपनी भावनाओं को बताना, कठोर छंद का इस्तेमाल करना, तनी हुई और शन की छवियां उभारना उनकी सभी काव्य कृतियों को चित्रित करती हैं, जैसा कि इस चैप्टर में भी जॉन डन ने किया हुआ है। तो आइए अब हम लोग लाइन बाय लाइन से चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को पढ़ते हैं। साथियों, आपको पहले ही बता दें कि आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ मीनिंग गलत है। जैसे कि आपने सुना होगा गो, GOE का मतलब नहीं आप जानते होंगे, लेकिन GO का मतलब जानते होंगे। गो का मतलब होता है जाना। यहाँ पे दी THEE लिखा है, लेकिन इसका मतलब THE ही होता है। यह ओल्ड इंग्लिश का रूप है, चूँकि बहुत ही पहले लिखा गया है और आज हम लोग न्यू इंग्लिश, यानी अच्छी तरीके से आज हम लोग इंग्लिश बोलते पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान न दीजिएगा, ये सब पुराने इंग्लिश हैं, इस कारण इसका थोड़ा मीनिंग आपको इरर लग रहा होगा, लेकिन इरर नहीं है। लिखा गया है, फर्स्ट लाइन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो
फॉर वेरीनेस ऑफ थी। कहानी का पहले आपको सार समझा दे साथियों कि जॉन डन जो है अपनी प्रेमिका से बात करते हुए इस पोयम को लिखते हैं और लिखते हैं कि मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्यारी प्रेमिका, आई डू नॉट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन दी होप दी वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद में कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। यानी कि सबसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भी प्यार देने वाली तुम ही हो और मैं तुमसे थका भी नहीं हूँ, इसलिए मैं इस यहाँ से जा नहीं रहा हूँ। बट सिंस डैट आई मोस्ट डाई इट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, थस बाई फेब्ड डेथ टू डाई। लेकिन अंत में मुझे मरना भी है, मृत्यु की गोद में समाना ही है। मैं अपने आनंद के लिए जा रहा हूँ, यानी क्यों मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, ना ही इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि इस दुनिया वाले मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेंगे। लेकिन क्या करूं, अंत में मुझे मरना ही है, मृत्यु के गोद में समाना ही है। यानी कि आज हम जीवित हैं लेकिन कल ना कल हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मैं केवल अपने आनंद के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हेयर टुडे। कल रात, याद करो, कल रात सूरज डूबा था लेकिन आज वह फिर उगा है। कल रात सूरज क्या हो गया था, डूब गया था, लेकिन आज वह फिर उग गया है। ही हैथ नो डिजायर्स नोर सेंस नोर हाफ सो सॉट अवे। उसकी कोई इच्छा नहीं होती। परीक्षा में आपका एक बार प्रश्न पूछा गया था, किसकी कोई इच्छा नहीं होती, हु हैज नो डिजायर्स नॉर सेंस। तो सन, सूरज की कोई इच्छा नहीं होती, ना ही उसमें चेतना होती है, लेकिन फिर भी वह अपनी यात्रा में चूकता नहीं है। सूरज की कोई इच्छा नहीं है, कोई चेतना नहीं है। आज वह उगा है, शाम को डूबेगा, शाम को फिर डूबेगा तो सुबह फिर आएगा। उसकी कोई चेतना नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी यात्रा कर रहा है, डूब रहा है, उग रहा है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम डरो मत, बट बिलीव डेट आई शेल मेक स्पीडर जॉर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। लेकिन तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मैं उससे तेज गति से यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास उससे अधिक पंख और उद्देश्य हैं। वो मेरी प्यारी प्रेमिका, तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मैं उस सूर्य से भी अधिक गति से यात्रा करूंगा, उससे भी बहुत तेज गति से यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिक पंख हैं, उससे अत्यधिक उद्देश्य हैं। सच ही कहते हैं जॉन डन। आप सभी एक बात तो अच्छी तरीके से जानते होंगे कि सबसे तेज गति जो होता है मन का होता है। यानी कि हमारा मन आज यहाँ पर है, कल कहीं और जाएगा। यानी कि हम विदेशों का, अंतरिक्ष का भी एक सेकंड में दर्शन कर सकते हैं, केवल हम अपने मन में वैसी कल्पना बना लें। तो वही कहते हैं जॉन डन अपनी प्रेमिका से कि तुम मुझ पर विश्वास रखो कि मैं उससे भी तेज गति से यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास सूर्य से भी अधिक पंख हैं, यानी कि सूर्य से भी अत्यधिक उद्देश्य हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओह इंसान की शक्ति भी कितनी सीमित है, इंसान की शक्ति भी कितनी सीमित है। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर हावर, कि यदि अच्छा वक्त बीत रहा हो तो एक अतिरिक्त घंटा भी नहीं जोड़ सकता। यानी कि कोई राजा एकदम चैन से, सुख से अपने महल में रह कर के विराजमान हो रहा हो, अच्छी तरीके से भोजन पानी कर रहा हो, सेवक उसकी सेवा में लगे हुए हों, लेकिन वह चाह कर कि भी कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, अपने जीवन में एक घंटा अलग से जोड़ नहीं सकता। यानी कि मृत्यु निश्चित है, एक न एक दिन तो होनी ही है। नॉर ए लास्ट हावर रिकॉल बट कैम कॉम बैड चांस, न ही बीते वक्त को वापस लाया जा सकता है जब वक्त बुरा बीत रहा हो। यानी कि आज हम राजा हैं, आज हमारे पास बहुत ही अत्यधिक पैसा है, खूब अच्छी तरीके से जीवन को जी रहे हैं, और हमारी मृत्यु कल होने वाली है, तो हम उसको टाल नहीं सकते। जितना भी पैसा हो मेरे पास, हम उसको टाल नहीं सकते, एक घंटा जोड़ नहीं सकते कि एक घंटा भी हम लोग और जीवित रह सकें। उसके बाद कोई अगर बहुत ही गरीब व्यक्ति है अभी फिलहाल में, लेकिन वह कल अमीर हुआ करता था, तो वह अपने पुराने दिन को भी वापस ला सकता नहीं है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम इसमें अपनी ताकत जोड़ देते हैं। एंड वी टीच
इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ और अस टू एडवांस वैन दोस्ट नॉट विंड। और खुद को सक्षम बना लेते हैं, माहिर हो जाते हैं इसकी कामना करने में। फिर बोलते हैं लेखक, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो तुम श्वास नहीं छोड़ती। लेखक जो पोएट हैं जॉन डन अपने प्रेमिका से कहते हैं कि देखो, हम चाहते हैं, हम अमीर हैं, हम चाहते हैं कि अपना 1 घंटा और भी हम लोग जीवित रह सकें, कुछ दिन और जीवित रह लें, अपनी सुख सुविधाओं को भोग लें, लेकिन ऐसा हो सकता नहीं है। हम आज गरीब हैं, कल अमीर थे, लेकिन हम अपने बीते वक्त को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी होता नहीं है। इसके लिए हम खुद को सक्षम बना लेते हैं कि हम यह कर लेंगे, उसमें माहिर हो जाते हैं उस काम को करने में कि हम इसको करना ही है, और इसका सामना करने में, यानी कि उसको पाने में हम बहुत ही अत्यधिक प्रयास करते हैं। फिर बोलते हैं थाउ साइस्ट, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो तुम श्वास नहीं छोड़ती। यानी कि कोई जब रो रहा है और सिसकी पे सिसकी ले रहा है और श्वास नहीं छोड़ रहा है। बट साइस्ट माई सोल अवे, जब तुम सिसकियाँ लेती हो तो तुम श्वास नहीं छोड़ती, बल्कि मेरे आत्मा को शरीर से अलग कर रही होती हो। When thou weep kind my life's blood doth decay, जब तुम इस निष्ठुरता से रोती हो तो मेरे शरीर से खून सूखता है। यानी कि रो तुम रही हो, शरीर, मेरे शरीर के अंदर से क्या सूख रहा है? खून सूख रहा है। इट कैनॉट बी डैट thou lovest me एज thou sayest, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो, माई स्वीटेस्ट लव, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि तुमको रोना नहीं चाहिए। इफ इन दाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी, तुम्हें मेरे जीवन को नष्ट करने के बजाय मुझसे सर्वश्रेष्ठ बाहर लाने की कोशिश करनी चाहिए। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी, तुम्हारी इस अद्भुत हृदय में मेरे प्रति कोई भी बुरा ख्याल मत आने दो। यानी कि तुम ऐसा मत सोचो कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे कुछ हो जाएगा। तुम्हारे इस अद्भुत हृदय में मेरे प्रति कोई भी बुरा ख्याल मत आने दो। डेस्टिनी मे टेक द पार्ट एंड मैं दी फियरेस फुलफुल, वरना भाग्य को वही मंजूर होगा और तुम्हारे भय सच सिद्ध हो जाएंगे। सच ही कहा जाता है ना साथियों, कि जो हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं, जो हम करते हैं वैसा करने लगते हैं। यानी कि जो पोएट की जो प्रेमिका हैं, वह पोएट के बारे में, जॉन डन के बारे में बुरे ख्याल लाती हैं अपने मन में कि आप बाहर जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जॉन डन समझाते हैं कि तुम जो अपने मन में मेरे प्रति जो विचारधारा ला रही हो उसको क्या रखो जी, मत सोचो, वरना भाग्य को भी वही मंजूर हो जाएगा जो तुम सोच रही हो। बट थिंक डैट वी आर बॉट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, इसे इस तरह देखो जैसे मानो हम एक ही बिस्तर पर हों, बस करवट लेकर के सीधे हुए हों। यानी एक बिस्तर पे जब हम दो सोते हैं तो तुम इधर करवट ली हुई हो और हम इधर करवट लिए हुए हों। तुम ऐसे अपने मन में विचार बनाओ। देयर हु वन अनदर कीप अलाइव नेर पार्टेड बी, जो दो लोग एक दूसरे के जीने की वजह हों उन्हें कौन अलग कर सकता है। फिर पोएट बोलते हैं, जॉन डन बोलते हैं उनको समझाते हुए कि हम लोग एक दूसरे के जीने की वजह हैं, यानी हम आपके लिए जी रहे हैं, आप हमारे लिए जी रहे हैं, तो हमें भी कोई अलग कर सकने वाला नहीं है। तो बस यही आपका चैप्टर था और आशा करता हूँ आपको यह चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। और आप अगर यह पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी कि देखिए हम कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे आप सभी का यह इंग्लिश का बुक है और इंग्लिश के बुक में पूरा इंग्लिश ही है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको संपूर्ण रूप से केवल इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, हम बोलेंगे समझाएंगे फिर थोड़ी देर के बाद वह भूल जाएंगे, इसलिए हम उसका हिंदी रूपांतरण भी ले करके आए हैं। तो आप लोग इस पीडीएफ की मदद से यह जितना भी चैप्टर है पूर्ण रूप से इंग्लिश में है, तो आप इसको हिंदी में इस पीडीएफ की सहायता से भी एक बार आप घर पे भी पढ़ेंगे अपने मन से, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को बहुत ही शानदार तरीके से इसी प्रकार के पीडीएफ बना करके लाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।